Okay, let us start. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Let us move towards the finding of journals. Finding of journals. अब आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिख ली, ठीक है? हालाँकि ये थोड़ा अर्ली है ये बताना कि जर्नल कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ ली हैं रिसोर्सेज़ के हवाले से, तो ये भी रिसोर्सेज़ के हवाले से ही है, तो इट वाज़ नीडेड कि मैं पहले आपको बता दूँ कि जर्नल्स कैसे फाइंड करते हैं और फिर उसके बाद हम राइट अप की तरफ और मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जाएँ, ठीक है? और रिसर्च डिज़ाइन की तरफ जाएँ. आप जर्नल्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपने रिसर्च लिख ली, आपने जर्नल्स को भेजना है. ये नीचे जो मेन चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने जर्नल्स को भेजना है और उसके लिए जर्नल्स फाइंड क्यों करने हैं, ठीक है? सबसे पहले जो चीज़ होती है, वो आपको जर्नल की क्वालिटी का पता होना चाहिए. अब सी सबसे पहली एक चीज़ ये है कि जर्नल की क्वालिटी फाइंड करने के लिए HARS नामी वेबसाइट जो कि HEC ने बनाई थी और बहुत अर्सा पहले बनाई थी, अभी वो शट डाउन हो चुकी है. वो इस तरह का एक इंटरफ़ेस देती थी, ठीक है? बहुत ही कमाल चीज़ थी, लेकिन पता नहीं शायद फंडिंग की वज़ह से या जिस वज़ह से भी अभी एचईसी ने उसको शट डाउन किया हुआ है। मेबी शायद अगले आने वाले सालों में उसको सेटअप दोबारा कर दें, तो ये कुछ चीज़ें हो जाएँ। तो उसमें हम करते होते थे कि अपनी डोमेन के रिलेटेड फ़ॉरेन से आर्टिकल के लिए जर्नल ढूँढ लेते थे, पता कर लेते थे कि कौन-सा जर्नल फ्री है, कौन-सा जर्नल पेड है और कौन-सा हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाला है। उसमें कैटेगरीज़ होती थी डब्ल्यू, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? डब्ल्यू वाले सबसे अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल होते थे, फिर एक्स वाले होते थे, फिर वाई वाले, फिर ज़ेड वाले। तो अभी वो वाला सीन नहीं है। तो हमें इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं और इंटरनेशनल जो डेटाबेसेस हैं, उनकी तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट अस मूव टुवर्ड्स देम. तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि Q1 से Q4 जर्नल की क्वालिटी क्या होती है। तो मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखा दूँ Q1 टू Q4 जर्नल्स. अब Q1 जो जर्नल्स होते हैं ना, ठीक है? वो टॉप 25% जर्नल्स में आते हैं. मतलब जो 75% से लेके 100% तक के जर्नल्स होते हैं ना, वो होते हैं Q1 जर्नल्स. अब जो 50 से लेके 75 होते हैं, वो होते हैं Q2. जो उससे कम 25% होते हैं, मतलब 25 से 50 होते हैं, वो होते हैं Q3. और जो बिल्कुल लास्ट पे आते हैं, वो होते हैं Q4, ठीक है? अब ये जर्नल्स आर रैंक्ड इन 4 क्वार्टाइल्स. इनको क्वार्टाइल्स कहते हैं, Q1 से लेके Q4 तक, ठीक है? बेस्ड ऑन टाइम है जो जनरल रैंक एसजेआर, ये मुख्तलिफ हम देखेंगे अभी जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है? जेसीआर होता है, एसजेआर होता है. ये जर्नल्स को ना उनके इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पे रैंक करते हैं. अब इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, ये भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो रिप्रेजेंट करते हैं कि टॉप 25% जो होते हैं वो Q1 होते हैं, तो बॉटम 25% वो Q4 होते हैं, ठीक है? और दरमियान वाले Q2 और Q3 होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ठीक है? इनकी वेबसाइट को देखें, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ठीक है? सो दिस वाज़ द मेन थिंग कि अब हमें ये चीज़ पता होना क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर हम एक जर्नल को भेज रहे हैं और Q4 का जर्नल है, यानी कि बिल्कुल लो इम्पैक्ट फैक्टर का जर्नल है। अगर हम उसको अपनी रिसर्च भेज देते हैं और हमारी रिसर्च इतनी इम्पैक्टफुल थी, इतनी अच्छी थी कि वो Q1 में भी पब्लिश हो सकती थी, तो हमारा तो नुकसान हो गया। ये तो कोई मकसद ना हुआ कि Q4 में आप भेज रहे हैं और ऐसे जर्नल में भेज रहे हैं जहाँ पे विज़िटर्स भी बहुत कम हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, बहुत कम आपकी साइटेशंस होंगी, आपकी एच इंडेक्स भी क बढ़ेगा नहीं, ठीक है? अब यही जो आपका रिसर्च था, आप ये रिसर्च अगर Q1 में फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिश करवा देते, तो आपके रिसर्च को बहुत सारे ज़्यादा लोग पढ़ते, शायद ज़्यादा साइटेशंस आती, तो आपकी एक रिसर्च की प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती. तो ये चीज़ होती है कि हम जर्नल की क्वालिटी को चेक करते हैं, इसलिए हम जर्नल्स को फाइंड करते हैं. सेकंड ये चीज़ होती है स्कोप मैचिंग. स्कोप मैचिंग का पब्लिकेशन से बहुत ज़्यादा एक रिलेशन है. कैसे? कि आपने जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप पब्लिकेशन करा रहे होते हैं, एक जर्नल को जब आप भेजते हैं ना, तो ये देखें, जब हम जर्नल को भेजते हैं, लुक एट दिस. ओके. ऑथर्स जब जर्नल को भेज रहे होते हैं, तो जर्नल से सबसे पहले जर्नल के एडिटर के पास जाता है, ठीक है? अब एडिटर उसकी एथिकल है, वो एक रिसर्च जो है वो एथिकल है, वो एथिकल नहीं है, उसमें कोई मेजर फ्लॉज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है. अगर तो मेजर फ्लॉज़ हुए और वो एथिकल भी नहीं हुई, मतलब कुछ डिक्लेरेशंस होती हैं जैसे कि हेलसिंकी डिक्लेरेशन हो इस तरह की, तो अगर उनको फॉलो नहीं कर रही चीज़ें, तो वो फिर क्या करते हैं, वो उस मैन्युस्क्रिप्ट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं. अगर तो उन्होंने एक्सेप्ट करना हो, तो वो सेंड करते हैं रिव्यूअर्स को, ठीक है? पहले क्या एडिटर के पास जर्नल के पास जाता है, जर्नल उसके एडिटर को भेजता है. जितने एडिटर होते हैं, फिर जूनियर एडिटर होते हैं, उनकी पूरी हायरार्की होती है. आप हर एक जर्नल को खोल के उनकी हायरार्की को पढ़ सकते हैं. एडिटर के पास गया, एडिटर फिर अगर तो एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो रिव्यूअर्स को भेजता है. वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. अब उसमें डिफरेंट रिव्यूअर्स की टाइप होती हैं. एक रिव्यूअर की टाइप होती है कि सिंगल ब्लाइंड. सिंगल ब्लाइंड में ये होता है कि जो ऑथर्स हैं उसको नहीं पता होता कि रिव्यूअर कौन है, लेकिन रिव्यूअर को पता होता है कि ऑथर कौन है,
ठीक है? देखें, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने रिसर्च भेजी जर्नल को, एल्सेवियर को भेजी, ठीक है? अब जो एल्सेवियर का रिव्यूअर है, उसको ये पता है कि रिसर्च आर्टिकल किसने भेजा है, ऑथर कौन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि रिव्यूअर कौन है, ठीक है? अब डबल ब्लाइंड आगे नेक्स्ट चीज़ आ जाती है। डबल ब्लाइंड में क्या होता है कि रिव्यूअर को भी नहीं पता होता कि ऑथर कौन है और ऑथर को भी नहीं पता होता कि रिव्यूअर कौन है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है? इसमें एक और चीज़ भी होती है ट्रिपल ब्लाइंड, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। उसका ये होता है कि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एडिटर को भी नहीं पता होता। अब ऑथर को भी नहीं पता कि आगे नेक्स्ट एडिटर कौन है और रिव्यूअर कौन है, और एडिटर को भी नहीं पता कि रिव्यूअर कौन है और ऑथर कौन है, और इसी तरह रिव्यूअर को भी नहीं पता कि एडिटर और ऑथर कौन है। इस तरह मतलब जो तीनों स्टेप्स हैं वो तीनों ब्लाइंडली किए जाते हैं, ठीक है? अब ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू में क्या होता है? इसमें ये होता है कि इसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। हर बंदे को एक-दूसरे के बारे में पता होता है, और जब पब्लिकेशन हो जाती है, पब्लिश कर दिया जाता है एक चीज़ को, तो उस पब्लिकेशन के बाद वो चीज़ें जो एक रिव्यूअर रिव्यू करता है और कमेंट्स पास करता है, उन चीज़ों को और बाकी जो चीज़ें उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई होती हैं, वो चीज़ें पब्लिश होने के बाद डेटा को पब्लिश किया जाता है कि ये कम्युनिकेशन हुई थी और ये चीज़ें हमारे दरमियान कम्युनिकेट होती रही। ओपन पीयर रिव्यू इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यू, ठीक है? अब जब रिव्यूइंग हो जाती है, अब रिव्यूअर क्या करता है, वो बताता है रिव्यू करके, आपकी स्क्रिप्ट थी, उसको रिव्यू करके आपको ऑथर को मेल आती है कि रिव्यूअर ने मेल की है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको रेक्टिफाई करें और आप हमें वापस भेज दें, ठीक है? अब आप इसको सेट करके वापस भेजते हैं और ऑथर रिवीजन करता है और फिर जर्नल का एडिटर दोबारा एक्सेस करता है कि कमेंट्स पास हो गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब वो फिर मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। ये देखें, ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये ऑलमोस्ट तकरीबन साल लग जाते हैं इसमें, ठीक है? बाज़ औक़ात साल लग जाते हैं, बाज़ औक़ात 6 महीने लगते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर किसी ने आर्टिकल्स पढ़े हैं तो बाज़ औक़ात 3-3 महीनों का लिखा होता है, लेकिन वो 3 महीने से पहले जो रिव्यूअर के कमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है? ये अगर आपने स्कोप मैच किए बगैर एक ऐसे जर्नल में अपनी स्क्रिप्ट को भेज दिया कि जो आपके साथ मैच ही नहीं कर रहा, वो तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीनों बाद जवाब दे रहा है, तो वो कहेगा कि आपका स्कोप हमारे साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो हम आपका जो स्क्रिप्ट है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपके 2 महीने ज़ाया हो गए। तो दिस इज़ द मेन थिंग कि हम जर्नल्स को चेक करते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ रिलेट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है? हर चीज़ ये होती है कि टारगेट ऑडियंस, वही चीज़ कि आपने अगर Q1 में पब्लिश कराया, तो फिर आपको टारगेट ऑडियंस ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, और अगर कम Q4 में करा दिया, तो साइटेशंस भी कम मिलेंगी और टारगेट ऑडियंस भी कम मिलेगी। एक्सेप्टेंस के चांस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी चांस जो होते हैं ना, वो यही होते हैं कि अगर तो आपकी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं है कि आपने आप उसको Q1 में पब्लिश करा सकते हैं, यानी कि टॉप 25% जर्नल्स में पब्लिश करा सकते हैं, और आप उसको उठा के टॉप 25% जर्नल्स में भेज देते हैं, और आपकी रिसर्च जो है वो पब्लिश नहीं होती, तो ये भी एक इश्यू है कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी रिजेक्शंस भी आती रहेंगी। आप फिर एक में नहीं पब्लिश हुआ, आप दूसरे में भेजेंगे, आप दूसरे का वेट करेंगे। तो लिहाज़ा ये है कि यू शुड हैव एन आइडिया कि आपकी रिसर्च किस लेवल की है और वो किस टाइप के जर्नल में पब्लिश हो सकती है, ठीक है? हम इन चीज़ों को देख रहे होंगे अभी। क्रेडिबिलिटी, प्रेडेटरी जर्नल्स ऐसे होते हैं जो फेक जर्नल्स हैं, ठीक है? कुछ हमारे मोस्टली साउथ एशियन जर्नल्स, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और बहुत सारे ऐसे मुल्क जिनमें कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो फेक जर्नल्स बना लेते हैं, और वहाँ पे ना फ़ॉरेन लोगों की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं। 2-2 4-4 5-5 10-10 हज़ार रुपया भी ले लेते हैं, और लोगों की जो रिसर्चेज़ होती हैं, उनको खा जाते हैं, लाइक हज़फ कर जाते हैं। तो इसके लिए जो आपके फेक जर्नल्स होते हैं, उनसे बचने के लिए हमें ये होता है कि हमने जर्नल्स को कैसे फाइंड करना है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्किल दैट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट, कि आपने जब कोई रिसर्च पब्लिश करानी है, तो आपने कैसे जर्नल्स फाइंड करने हैं और उनमें कैसे पब्लिश करानी है। सो आई होप यू हैव गॉट इट टिल नाउ। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दीज़ साइट्स कि जहाँ से हम जर्नल्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले होता है ये साइमैगो। ये अल्ज़वायर की तरफ से है, और क्योंकि अल्ज़वायर तो फ्री नहीं है, लेकिन उसकी जो जर्नल्स की रैंकिंग और कंट्री की रैंकिंग है, वो सारी इस पे आती है। तो यू कैन डाउनलोड इट, और सारी आपके पास लिस्ट आ जाती है कि कौन-कौन से जर्नल्स हैं, अच्छे हैं, उनका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, उनका साइटेशन काउंट कितना है, एच इंडेक्स कितना है, हर तरह की चीज़ इस पे आ जाती है, ठीक है? तो यू मे हैव एन आइडिया अबाउट दैट। अब जब इसके लिंक के थ्रू यहाँ पे आ जाते हैं, तो आपके पास ये इंटरफ़ेस शो हो जाता है, ठीक है? जो टॉप जर्नल्स होते हैं ना, ये एसजेआर लिखा हुआ है, ये है साइमैगो जर्नल रैंकिंग, ठीक है? साइमैगो जर्नल रैंक इंडिकेटर, ठीक है? अब ये इस वक़्त जो
एल्सेवियर पे लिस्टेड या फिर स्कोपस पे लिस्टेड हम कह सकते हैं जो जर्नल्स हैं, आप 20,000 से प्लस जर्नल्स हैं, ठीक है। उनमें टॉप पे ये वाला जर्नल जा रहा है, सीए जर्नल ऑफ क्लिनिशियन। इसका इम्पैक्ट फैक्टर इस वक्त है 145। सॉरी। अब इसमें सबसे पहले ये है, ये देखें, ये Q1 का जर्नल है और इसका एच इंडेक्स 223 है। टोटल डॉक्यूमेंट्स 2024 में कितने पब्लिश हुए हैं? 43 हुए हैं। टोटल डॉक्स 3 साल में कितने हुए हैं? 2024 में कितने हुए हैं? टोटल रेफरेंसेस कितने आए हैं? टोटल साइटेशंस इसमें कितनी है पिछले 3 सालों में? 2024 में कितनी है और 3 सालों में कितनी है? और साइटेबल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं? ये सारी चीजें इधर दी हुई होती हैं। लास्ट में दिया होता है कि ये कौन से कंट्री से रिलेट कर रहा है ये वाला जर्नल। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये वैसे जर्नल्स की लिस्ट मिल जाती है। अगर आपने इसको वैसे खोल के देखना हो, सॉरी लेट मी हैव सम वाटर। ओके, अगर आपने इसको वैसे खोल के देखना हो, यू कैन ओपन इट। तो आपके पास इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसका नाम ये है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इसके मेजर सब्जेक्ट एरियाज कौन से हैं। अगर तो आपकी रिसर्च है हिमाटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी के रिलेटेड, आप इस वाले जर्नल को भेजते हैं तो मानने वाली बात है कि आप भेज रहे हैं। अगर तो आपकी रिसर्च ही बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है और वो भी ऑन्कोलॉजी या हिमाटोलॉजी के रिलेटेड नहीं है, तो आप इसको उठा के भेज देंगे। तो पहली तो बात यह है कि वो आपको 3 महीने बाद या 2 महीनों बाद रिप्लाई करेंगे, और जब रिप्लाई करेंगे तो वो आपकी रिसर्च को ही रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज होती है कि आपको चीज को देख के चलना पड़ता है कि अब ये Q1 का चैनल है और आपकी रिसर्च अगर Q1 के लेवल की नहीं है तो आपको यहाँ पे बेचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एच इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा एच इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल 223, बहुत मतलब दुनिया का इस वक्त टॉप जर्नल्स की लिस्ट में ये वाला जर्नल आ रहा है, ठीक है। पब्लिकेशन टाइप जर्नल है। पब्लिश, अब इसमें दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है पब्लिशर। पब्लिशर कोई कंपनी होती है, जैसे कि स्प्रिंगर नेचर, स्प्रिंगर लिंक, ठीक है। अब ये कंपनी है, इसके अंडर बहुत सारे जर्नल्स आते हैं। अब ये कंपनी है जो कि पब्लिश करती है और इसके कुछ जर्नल्स हैं जो पीरियोडिकल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं जर्नल्स, ठीक है। इनकी डिफरेंट जर्नल्स की लिस्ट है। अब ये बहुत सारे जर्नल्स हैं, हम इनकी वेबसाइट खोल के ही देख लेते हैं। तो मेन कहने का मतलब ये है कि एक होती है पब्लिशिंग कंपनी, उसके अंडर आते हैं बहुत सारे जर्नल्स, ठीक है। अब वो जर्नल्स बहुत सारी फील्ड से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये एक ब्रेन एंड चाइल्ड, कोई और होगा तो वो डिफरेंट होगा। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिलेटेड है, ये फाइबर मटेरियल्स के रिलेटेड है, मतलब बायोलॉजी से रिलेट कर रहा होगा, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, हर एक फील्ड से रिलेट कर सकते हैं। उनके डिफरेंट जर्नल्स होते हैं, ठीक है। एक पब्लिशिंग कंपनी के अंडर बहुत सारे जो जर्नल्स हैं वो आते हैं और वो डिफरेंट फील्ड से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपकी फील्ड से भी रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे जर्नल्स, ठीक है, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस, ड्रग डिलीवरी, डर्माटोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, जर्नल ऑफ कैंसर रिसर्च एंड थेरापी, ठीक है। तो ये चीजें सारी हैं, ओके। अब ये मेन चीज हो गई, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं क्वार्टाइल्स। अब जब हम क्वार्टाइल्स को देख रहे होते हैं ना, तो एसी मैगो की वेबसाइट पे हम ये देख सकते हैं कि 1991 1999 में, मतलब ये नीचे ईयर्स दिए हुए हैं और ये यहाँ पे इसकी डोमेन्स दी हुई हैं। 1999 में ऑन्कोलॉजी में इसका कौन सा क्वार्टाइल था? देखिए, 1999 से लेके 2023 तक इसका Q1 ही रहा है। अब हम फॉर एग्जाम्पल कोई और जर्नल देख लेते हैं। पहले ये टॉप टू बॉटम जा रहा था, अब बॉटम टू टॉप कर लिया हम। कोई और जर्नल देख लेते हैं, अमोनिया प्लांट सेफ्टी एंड रिलेटेड फैसिलिटीज, ठीक है। अब इसका अगर हम देखें तो नीचे आ रहा होगा सारा। तो इसके सब्जेक्ट एरियाज आ रहे हैं और क्वार्टाइल्स। इसमें क्वार्टाइल्स नहीं आ रहे। लेट मी सी सम जर्नल कि जिसमें क्वार्टाइल्स आ रहे हो। जिसमें चेंज भी हो रहा हो, मैं सिर्फ आपको कलर दिखाना चाह रहा हूँ। अभी यहाँ पे कलर चेंजिंग नहीं आ रही क्योंकि ये वाले ऐसे जनरल हैं जो अपनी वैल्यू और अपनी जो साख है उसको मेंटेन किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2000 से लेके अब तक इनकी Q1 ही चल रहा है, मतलब वो टॉप 25% में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जर्नल्स हैं।
अब यहाँ से आके आपको पता लग जाता है कि कौन सा जर्नल किस चीज़ से रिलेटेड है, कितना उसका इम्पैक्ट फैक्टर है, उसकी जर्नल की रैंकिंग कितनी है, और अगर आप इसको सब्जेक्ट वाइज़ इसको मतलब करें, फ़िल्टर करें अगर आप इसको माइक्रोबायोलॉजी से रिलेट करें, तो अभी आपके पास सारे जो जर्नल्स हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड आ जाएँगे, ठीक है? एनुअल रिव्यू ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेचर रिव्यूज़ माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनिटी, साइंस इम्यूनोलॉजी। हुँ। अगर आप बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स से रिलेट करें, तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स से के रिलेटेड सारे जो जर्नल्स हैं, उनके इम्पैक्ट फैक्टर और उनकी सारी डिटेल्स के साथ यहाँ पे आ जाएँगे। अगर आप उसको मज़ीद नैरो डाउन करना चाहते हैं कि मेजर डोमेन हमारी बायोकेमिस्ट्री है, उसमें आगे बायोटेक्नोलॉजी या कैंसर रिसर्च पे हमें सारे के सारे जर्नल्स दिखाओ, तो वो आपको सारे जर्नल्स दिखा देता है, जो कि ये मेजर डोमेन होनी चाहिए जिनमें, और ये सब डोमेन होने चाहिए। अब आप कहते हो कि मुझे सिर्फ़ यूएसए में उसको फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे जर्नल में प्रिंट कराना है, जो कि यूएसए से हो, ठीक है? तो आप उसको बता सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो अब आपके पास सिर्फ़ वो वाले जर्नल्स आएँगे, जो मेजर डोमेन बायोकेमिस्ट्री की रखते हों, जेनेटिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, सब डोमेन उनमें कैंसर रिसर्च की हो, और साथ में वो जर्नल्स सिर्फ़ यूनाइटेड स्टेट्स से हों, ठीक है? पब्लिश तो वो ज़ाहिर है जब होगा तो पूरी दुनिया को डेटा जाएगा, लेकिन ये है कि वो जर्नल्स जो हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स से हों, ठीक है? तो अब आपके पास जो जर्नल्स आ गए हैं, वो ये वाले आए, कैंसर सेल, नेचर सेल, ठीक है? ये सारे जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, उनका ये सारा डेटा है, अब आप इनको सारा सर्च करके सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक हो गया? अब ये हमारा पहला डेटाबेस था। दूसरी चीज़ है डीओएजी, ठीक है? इसको हम कहते हैं डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, ठीक? अब इस पे भी सेम तरीके से हम फाइंड करते हैं। आप यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ के रिलेटेड आप सर्च करते हैं, आपके पास सारे के सारे इंडेक्स्ड जर्नल्स। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि एक जो मैंने अभी आपको बताया था कि पायरेटेड जर्नल्स होते हैं, फेक जर्नल्स होते हैं। लोग बनाते हैं और लोगों से उनकी स्क्रिप्ट्स मँगवाते हैं, पब्लिशिंग कराते हैं, पब्लिश करा देते हैं और उनसे पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है? अब आपको ये देखना है कि आप जिस जर्नल में भेज रहे हैं वो स्कोपस पे, पबमेड पे, और तीसरी चीज़ होती है वेब ऑफ साइंस, जिसको हम क्लैरिवेट भी कहते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई भी होंगी, ये चीज़ें। स्कोपस पे एमजीएल मास्टर जर्नल लिस्ट कहते हैं, क्लैरिवेट या फिर ये पबमेड का ही कैटलॉग होता है। इन तीनों जगह पे वो वाला जर्नल जिसको आप भेज रहे हैं अपना स्क्रिप्ट, ये वहाँ पे इंडेक्स्ड है या नहीं, ठीक है? इन तीनों जगह पे, और आप देखते कैसे हैं कि हम जब इन तीनों सर्चेज़ को चेक करेंगे, मैं आपको बता रहूँगा। अब ये इंडेक्स्ड जर्नल्स यानी कि 73 इंडेक्स्ड जर्नल्स आ रहे हैं हमारे पास, जब हम डीओएजी पे चेक कर रहे हैं। तो डायबिटीज़ के रिलेटेड अगर आपको जर्नल्स चाहिए, तो आप यहाँ से इस तरह खोलेंगे, और ये सिर्फ़ जर्नल्स फाइंड करने की एक तरीक़ेकार नहीं होता। आपको जब आपका पोर्टफ़ोलियो फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेचर रिव्यू के हवाले से चेक करना है, तो आप यहाँ पे जाएँगे और इसकी वेबसाइट पे जाएँगे, क्योंकि इस पे सारे के सारे जो आर्टिकल्स होंगे वो डायबिटीज़ के रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ पे जाके सारे आर्टिकल इसके खोलेंगे, पढ़ सकते हैं और सारा कुछ अपना जो भी नॉलेज है उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो एजी है एजे है सॉरी, ये भी इसी तरह वर्क करता है, ठीक है? अगर आप इसको स्पेसिफिकली अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेट करके फ़िल्टर करते हैं, तो तब आपको ये उसी तरीके से इंडेक्स चैनल्स दे देगा, ठीक है? कटिंग भी कर सकते हैं, रिज़ल्ट्स अगर आपने ज़्यादा रखने हैं तो ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये चीज़ें साथ-साथ आप करने पे आएँगी। अभी मैं अगर डीओएजे पे भी जितना टाइम मैंने साइमैगो पे लगाया, उतना टाइम यहाँ पे भी लगाऊँगा, सो इट वुड बी डिफिकल्ट कि हम इसको 1 घंटे में भी कवर कर पाएँ, ठीक है? तो आप इसको साथ-साथ चीज़ों पे प्रैक्टिस करें, जो-जो चीज़ें आपको इश्यू कर रही हों, हम उसको दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है? दिस इज़ द थर्ड थिंग जेसीआर, ठीक है? अ, अब ये जो जेसीआर होता है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। अब ये वेरी, वेरी टाइप होता है जनरल साइटेशन रिपोर्ट्स, लेकिन इसका मसला ये होता है कि ये पेड होता है।
अब इसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरीज के थ्रू, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी है। अब इंस्टीट्यूशन की लाइब्रेरी के पास इसका एक्सेस होता है, आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि हमें जर्नल की साइटेशन रिपोर्ट चाहिए, कि हर साल को अपडेट होती रहती है। अपडेट होती है, इसमें पूरी लिस्ट होती है, वहां पे बता दिया जाता है कि ये जर्नल है, ये कहाँ कहाँ इंडेक्स्ड है, स्कोपस में इंडेक्स्ड है, पबमेड पे इंडेक्स्ड है, मेडलाइन में इंडेक्स्ड है, कहाँ कहाँ इंडेक्स्ड है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, इसका मतलब हर चीज बताई हुई होती है, और आप वहां से जाके देख सकते हो और फिर एक फैसला कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा जर्नल अच्छा है, ठीक है। इसी के लिए एक चीज होती है क्लैरिवेट के मास्टर जर्नल लिस्ट, उसको हम वेब ऑफ साइंस कहते हैं। ये यहाँ पे विजिबल होता है क्योंकि ये फ्री होता है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी जर्नल का नाम लिख सकते हैं, ISSN लिख सकते हैं, या फिर टाइटल वर्ड। ये हर जगह पे एप्लीकेबल होती हैं चीजें, ठीक है। जैसे कि हमने टाइम एगो पे जाके देखा, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, देखें, आप देखना चाहते हैं कि एक जर्नल है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो फेक तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल BMC नर्सिंग का मैं देख लेता हूँ, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब BMC नर्सिंग, ये स्प्रिंग एंड नेचुरल लिंक है, ठीक है। ये इसकी पब्लिशिंग कंपनी है। ये जर्नल है, जर्नल का नाम है BMC नर्सिंग। अब क्या हुआ कि मैं जब इस जर्नल पे गया, मुझे इसका ISSN ढूंढना है, वो इसका इंटरनेशनल नंबर होता है। अब आपको अगर तो पूरी वेबसाइट यहाँ पे देखनी है तो आप दे सकते हैं, अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो Ctrl+F दबाएं और यहाँ पे लिखें ISSN, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप इसको आपने कॉपी करना है। हर जर्नल, कोई जर्नल है ना, उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ISSN लिखा होगा। अगर नहीं लिखा हुआ तो समझें कि वो ऑथेंटिक है ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से आप कॉपी करें, या फिर यहाँ से जर्नल का नाम कॉपी करें, ठीक है। ये आप आए MJL पे, यहाँ पे लाए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये इंडेक्स्ड है, और ये इसकी क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये वाला जर्नल जो है वो ऑथेंटिक है। अब इसको हम इसी तरह फॉर एग्जांपल पबमेड के कैटलॉग पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे आए आप, ठीक है, आपने उसी तरह ISSN कॉपी किया हुआ था, ये पेस्ट किया, सर्च कर लिया, ये देखें, आपको सारी डिटेल्स बता देंगे, ठीक है। कंट्री ऑफ पब्लिकेशन कहाँ से है, इंग्लैंड से है, लंदन में पब्लिकेशन है, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है, ISSN कौन सा है, लिंकिंग ISSN कौन सा है, ठीक है। अब ये IN जो लिखा हुआ है ना, ये इंडेक्स है, यानी कि कहाँ कहाँ इंडेक्स है। मतलब ये पबमेड पे इंडेक्स्ड है, तो पबमेड पे जो इसकी इंडेक्सिंग है उसका नंबर क्या है, ठीक है। PMC पे मतलब ये इसी का यही कोड आ रहा है, ठीक है। और मेडलाइन पे ये अभी तक इंडेक्स नहीं है, ये देखें, ये दिखा रहा है करंट इंडेक्सिंग स्टेटस नॉट करंटली इंडेक्स्ड ऑन मेडलाइन। तो आपको यहां से पता चल गया कि आपने कम अज कम ऐसा जनरल चूज करना है जो कि पबमेड पे इंडेक्स्ड हो। अब 3 तरह की इंडेक्सिंग है, देखें। एक तो है गूगल स्कॉलर, एक है पबमेड, एक है स्कोपस, एक हो गया मेडलाइन। ये चीजें हो गई। और फॉर एग्जाम्पल इनको देख लेते हैं। अब जो फर्स्ट पे है ना गूगल स्कॉलर, इस पे फेक जर्नल्स भी हैं, इस पे ऑथेंटिक जर्नल्स भी हैं, इस पे हर तरह की चीज आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको आर्काइव दिखाया था, अभी जो चीज पब्लिश नहीं भी हुई हुई, वो चीज भी गूगल स्कॉलर पे आ जाती है। तो यानी कि गूगल स्कॉलर को आपने बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना। अब ये 3-4 चीजें ऐसी हैं, पबमेड, स्कोपस, मेडलाइन और क्लैरिवेट हो गया, ठीक है। इन पे जो जो चीजें होती है ना, वो ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी होते हैं, ये इनकी डोमेन थोड़ी वाइड होती है। पबमेड इज बेसिकली मोर इनटू रिसर्च ऑफ हेल्थ साइंसेज या इस तरह की फील्ड्स के रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने मिनिमम ये देखना है कि वो वाला जर्नल जो आप सर्च कर रहे हैं वो पबमेड पे इंडेक्स होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। गूगल स्कॉलर पे तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पबमेड पे भी इंडेक्स हो। अब अगर पबमेड के साथ स्कोप है तो वारे न्यारे हो गए, उससे ज्यादा बेहतर आ गई, बेहतरी आ गई। और ये तीनों आ गए तो यानी कि बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गया। समझ आ गई। तो मिनिमम आपने क्या देखना है, वो पबमेड पे इंडेक्स होना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और बाकी आप इस सारी चीज को प्रॉपरली, ये लिंक सारे दिए हुए हैं, तो आप इनको सर्च करें। जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती मुझे बताएं, हम इनको मजीद दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर दोबारा नहीं भी डिस्कस करते तो आई विल गेट हा चीट चैट विद यू, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें हमने जो पहले देखी वो मेजरली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद
हर एक जर्नल ने, जो पब्लिशिंग कंपनी है, उसने अपने जर्नल्स फाइंड करने के लिए, अब ये जो देखे हमने ना, ये फॉर एग्जांपल स्कोपस देखा, इस पे 20,000 से ज्यादा जर्नल्स इंडेक्स्ड हैं, ठीक है। अब वो कुछ तो सिंगल नेचर के होंगे, कुछ एल्सेवियर के होंगे, कुछ नेचर कम्युनिकेशंस के होंगे, मुख्तलिफ हर एक पब्लिशिंग कंपनी के होंगे, ठीक है। लेकिन अब जो एल्सेवियर के अपने हैं ना, वो सिर्फ एल्सेवियर ने बताने के लिए अपना एल्सेवियर जर्नल फाइंडर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो लिस्ट है ये अलग लिखी हुई है, ये जो लिस्ट है ये अलग लिखी हुई है, इनमें मिक्स भी होंगे कुछ, जैसे कि ये देखें, एल्सेवियर का यहाँ पे है, ये एल्सेवियर का यहाँ पे भी है, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी होंगे, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इनमें से एक दो निकाल के आपको देता हूँ, कहाँ से कैसे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे जाते हैं, तो हमने लिखा एल्सेवियर जर्नल फाइंडर, ठीक है। तो पहला लिंक आएगा हमेशा से मैक्सिमम, आप यहाँ से ओपन करेंगे, वो आपसे पूछेगा जो एग्जाम अभी आप पूछ रहे थे, ठीक है। आपने कोई अपने मैन्युस्क्रिप्ट का एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा, या फिर कोई कीवर्ड्स लिखे होंगे, या फिर टाइटल लिखा होगा। अगर तो आपने टाइटल्स या कीवर्ड से सर्च करना है, आपने इसको क्लिक कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज लिख लिया, मेटफॉर्मिन लिख लिया, ठीक है। अब आप जर्नल्स फाइंड करेंगे, तो आप ये लिस्ट ऑफ जर्नल्स देगा जो कि आपके साथ मैच कर रहे होंगे। अभी इस वाले पब्लिकेशन पब्लिशर पे नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो अगर आप मैच बाय एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, अभी मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट आपको निकाल के डाल के दूं तो वो तो बात होगी, लेकिन इट वुड टेक टाइम। तो दिस इज द मेन थिंग। तो फिर इस तरह आप उनको फाइंड कर सकते हैं। और एक देख लेते हैं, वाइले वाइले का देख लेते हैं, वाइले जर्नल फाइंडर, ठीक है। वाइले जर्नल फाइंडर ये आ गया वाइले का, ठीक है। अब ये वाइले पब्लिशर है, अब इसके जो जर्नल्स हैं उनमें से हमने ढूंढना है, ठीक है। तो इसी तरह सर्च बाय कीवर्ड्स, मैच बाय एक्सट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट, तो हर जगह पे यही दो तीन चीजें होंगी। अब एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने मैच कराना है, तो पहले टाइटल लिख दिया, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे चैट जीपीटी को कहता हूँ, तो उससे एक लिखवा लेता हूँ, ठीक है। तो कहता हूँ कि राइट अ टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑन माय रिसर्च ऑन मेटफॉर्मिन एंड डायबिटीज। अब ये लिख देगा, हम वैसे इसको पेस्ट करके द सेक ऑफ लर्निंग तो देख लेते हैं, ठीक है। ये आ गया, हियर इज इट, ये इसने स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट दे दिया हमें, ये हमने यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हम इसको दिया, तो ये हमें जर्नल्स फाइंड करके देगा कि आपकी रिसर्च जो हुई है उसके रिलेटेड जर्नल्स कौन कौन है। अब ये हम हमें इसने रिसर्च जर्नल्स दे दिए। ये वाला 18% एक्सेप्टेंस रेट है। 2 दिन में सबमिशन के बाद आपको पहला डिसीजन मिलेगा कि आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी नहीं होगी। लेकिन ये जो 2 दिन 3 दिन लिखे होते हैं ना, ये बहुत तपाते हैं, बहुत देर लगवाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी फीस है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिल्टर लगा भी सकते हैं कि वहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फिल्टर होता है कि फ्री हैं या फिर ये फुल ओपन एक्सेस, ठीक है। अब चीजें होती हैं, ओपन एक्सेस क्या होता है और क्लोज्ड एक्सेस क्या होता है। ओपन एक्सेस में ये होता है कि ऑथर फीस भरता है, और जो पढ़ने वाले होते हैं उनको फ्रीली मिलता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। और जो क्लोज्ड एक्सेस होता है ना, उसमें ये होता है कि जो ऑथर है ना, वो फी नहीं भरता, और जो पढ़ने वाले होते हैं वो फी देते हैं और फिर पढ़ते हैं। जैसे कि एल्सेवियर का जर्नल फाइंडर की तरह आ गया। अब ये देखें, एल्सेवियर पे हम चले गए, तो हम यहाँ पे लेटेस्ट इशू आया हुआ है, तो इस पे देखते हैं कोई आर्टिकल, ठीक है। अब ये फॉर एग्जाम्पल, अब ये आर्टिकल है, इसने ये एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है कि अगर आपने पूरा सर्च करना है, पूरा पढ़ना है, तो एक्सेस थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये है कि आप पैसे दे के पढ़ें, ठीक है। तो ये होता है क्लोज्ड एक्सेस। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर आपकी लाइब्रेरी को इसकी एक्सेस है, तो आप लाइब्रेरी की ईमेल के थ्रू आप इसमें लाइक ओपन करें, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो फिर आप ये करते हैं कि इनको पैसे दे के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ पाते तो फिर मैंने आपको जो ये चीज़ें दिखाई थी कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं आर्टिकल्स, ये वाली सारी चीज़ें, तो फिर आप इनको यूज़ करके फिर अपने आर्टिकल को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ट्राई करें अपने बिहाफ पे, जहाँ जहाँ इशू आए, यू कैन सजेस्ट मी के
ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, तो फिर हम उनको रिवाइज़ कर लेंगे या फिर दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। सो आई एम गोइंग टू टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग so that I can have your questions.